हेलो एवरीवन, सो वेलकम यू ऑल टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ पीरियोडिसिटी। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, इस चैप्टर का, दैट इज़ द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, आज हम वो शुरू करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे एंड मोर स्पेसिफिकली हम उनके ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, आपको इससे प्रीवियस वाले पोर्शन से क्वेश्चन आने के चांसेस कम हो सकते हैं, लेकिन जो पोर्शन मैं अब शुरू करने वाला हूँ यहाँ पर क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा, मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, 7009294662। आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं एंड अगर आप जलंधर या फिर नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं देन आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए भी, तो पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज से मेरा क्या मतलब है? देखिए, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज से मेरा मतलब है कि पहली बात तो पीरियोडिसिटी समझो। पीरियोडिसिटी मैंने आपको बताया था, पीरियोडिसिटी कि किसी भी प्रॉपर्टी का एक फ्रीक्वेंट, ठीक है, एक फ्रीक्वेंट टाइम स्लॉट के बाद रिपीट होना। ठीक है, कि कोई चीज़ फ्रीक्वेंटली रिपीट होती जा रही है, रिपीट होती जा रही है, रिपीट होती जा रही है। जैसे अब मैं अगर बात करूँ आपसे, यहाँ पे आइए, ये देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, ये सब हैं आपके फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स। ठीक है, आप सोडियम को पानी में डालिए वो भी फटेगा। ठीक है, लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, आप उनको पानी में डालिए वो बैटरीज भी फटेंगी। ठीक है, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया। ठीक है, तो ये सब जो है सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कहने का क्या सॉरी, ठीक है, यहाँ पर मेरा कहने का क्या मतलब है कि पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे कि कैसे आपकी कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो ग्रुप के अलोंग, ठीक है, आपके ग्रुप के अलोंग, आपके पीरियड के अलोंग कैसे वेरी करती हैं। यहाँ पर सबसे पहली जो प्रॉपर्टी बच्चा हम पढ़ेंगे दैट इज द एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज क्या होता है हम सब जानते हैं। ठीक है, ठीक है, जनरल टर्म्स में बोलूं तो किसी भी एटम का जो साइज है उसे हम एटॉमिक साइज बोलते हैं। ठीक है, कैसे देखा जाता है? एटम का साइज देखने के लिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जितनी दूरी है, ठीक है, ये पूरा जो घेरा है इसका, ठीक है, न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक की जो दूरी है वही आपका क्या है, एटॉमिक रेडियस है। ठीक है, सो वही चीज़ है कि आपका डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, ठीक है, जो न्यूक्लियस है एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर भाई हम एटॉमिक रेडियस में तीन टाइप के रेडियाई पढ़ेंगे। सबसे पहला इज दी कोवेलेंट रेडियस, दूसरा है मेटालिक रेडियस, तीसरा है वैन डर वाल्स रेडियस। ठीक है, बच्चों को तीनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है क्योंकि सबको तीनों सेम सेम लगते हैं, इसलिए मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन लेकर आया हूँ, ध्यान से समझना। तीनों के डायग्राम्स देखो, आपको फ़र्क दिखेगा। क्या फ़र्क दिखेगा? एसोसिएशन का। ये देखिए, कोवेलेंट रेडियस में दोनों जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ कितना क्लोजली एसोसिएटेड हैं। ठीक है, मेटालिक में वो सिर्फ एक दूसरे के साथ पड़े हुए हैं, ठीक है, बॉन्डेड नहीं है, और वैन डर वाल्स में भी वो एक दूसरे के साथ बॉन्डेड नहीं है। ठीक है, क्या है, जस्ट एक दूसरे के नेबर में पड़े हुए हैं। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। तो देखिए, कोवेलेंट रेडियस की जब मैं बात करूं तो कोवेलेंट रेडियस क्या है? आपके दो एटम्स जब कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ जाते हैं, मान लीजिए एक एटम ये है, एक एटम ये है, जब ये कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ गए, ठीक है, तब इन दोनों के सेंटर में जो गैप होगा, ठीक है, इन दोनों के सेंटर में जो डिफरेंस आएगा, डिस्टेंस होगा, ये वाला जो मैंने इस लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये वाला, ये जो डिस्टेंस है इसका हाफ कर दो, दैट इज योर क्या, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, रेडियस हमेशा इसी तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, जो भी डिस्टेंस आएगा उसको हाफ कर देना। ठीक है, चलिए, दिवाली के बाद अभी कल दिवाली थी, मनाई थी, तो वो थोड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो कोवेलेंट रेडियस की हमने बात कर ली। जब दो एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हों, एसोसिएटेड हों, तब क्या होता है, उनके बीच के जो डिस्टेंस होंगे, उनके न्यूक्लियाई का जो डिस्टेंस होगा दोनों का, ठीक है, बीच में जो डिस्टेंस है न्यूक्लियाई के, उसे हाफ कर दो, आपको कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगा। मेटालिक की बात करें तो मेटालिक रेडियस में क्या होता है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस होता है किसका, दो न्यूक्लियाइज के बीच का, नॉन बॉन्डेड एटम्स का। ठीक है, नॉन बॉन्डेड एटम, देखो नॉन बॉन्डेड के ना दो केस होते हैं, एक तो मेटालिक रेडियस वाला केस और एक वैन डर वाल रेडियस वाला केस। इन दोनों में ही बॉन्ड्स नहीं होते। ठीक है, जस्ट आपको इतना याद रखना है कि मेटालिक जब रेडियस की बात करते हैं तो दो एटम्स पड़े नेबरिंग, ठीक है, उनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस उसका आधा कर दो, वो मेटालिक रेडियस हो गया। ठीक है,
उसके बाद बात करेंगे वैंडरवॉल रेडियस की। तो वैंडरवॉल रेडियस जो है वो क्या है? वैंडरवॉल रेडियस है आपका दो एटम्स हैं जो कि बीच में थोड़ा गैप लगा के बैठे हैं, ठीक है, बीच में क्या है, थोड़ा गैप लगा के बैठे हैं। आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, जो वैंडरवॉल फोर्सेस होती हैं वो जनरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में काम करती हैं, ठीक है। आगे हम सब डिस्कस करेंगे जब हम हमारे चैप्टर 4 पर आएंगे। केमिकल बॉन्डिंग में आपको पोलर, नॉन पोलर सब देखना सिखाऊंगा। तो वैंडरवॉल रेडियस की बात करें तो जी गैप जिनके अंदर है, ठीक है, यहाँ पर गैप है बीच में, तो उसके केस पे क्या होगा, जो डिस्टेंस है, ठीक है, दोनों सेंटर्स के बीच का, उसको आधा करेंगे तो आपको मिलेगा आपका वैंडरवॉल्स रेडियस। तो अगर जाहिर सी बात है मैं आपसे सीधी सीधी भाषा में पूछूं कि भाई आपको देखने से क्या लग रहा है, किसका वैल्यू बड़ा है किसका वैल्यू छोटा है, तो आप कहोगे वैंडरवॉल रेडियस जो है वही वो सबसे ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, मेटालिक रेडियस जो है वो उससे छोटा है, ठीक है, और जो कोवेलेंट रेडियस है वो सबसे ज़्यादा छोटा है, ठीक है। क्लियर है भाई? तो देखिए वैंडरवॉल रेडियस जो है वो सबसे बड़ा, मेटालिक रेडियस उससे छोटा, कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटा। क्लियर? चलिए भाई, यार पीछे से शोर बहुत आ रहा है। चलिए भाई, ठीक है, वैंडरवॉल रेडियस हो गया, मेटालिक रेडियस हो गया, कोवेलेंट रेडियस हो गया। अब हम देखने वाले हैं वेरिएशन इन साइज, जिसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करूंगा, दैट इज कि आपका जो कटायन का साइज है, ठीक है, कटायन क्या होता है भाई, आप किसी भी एक न्यूट्रल एटम को उठाइए, ठीक है, आपके सामने एक एटम पड़ा है, आपने उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, ठीक है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव का चार्ज आ गया, तो वो कटायन बन जाता है। और अगर आपने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो वो क्या हो जाता है, आपका अनायन बन जाता है। क्लियर है? 2 मिनट रुकना बस बच्चा, 1 सेकेंड। चलिए भाई, ठीक है, एक तो वैसे ही तबीयत की ऐसी तैसी हो रखी है, ठीक है, ऊपर से रिश्तेदारों के बच्चे आ जाते हैं। चलिए, तो भाई मैं बात कर रहा था कि जब आप किसी एटम के अंदर क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं उसमें से, तब वो क्या बन जाता है, कटायन बन जाता है। और जब आप किसी न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को डाल देते हैं तब वो अनायन बन जाता है। क्लियर? अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, मैं कह रहा हूं कि कटायन का साइज हमेशा छोटा होता है एक न्यूट्रल एटम से, और जो अनायन का साइज होता है वो हमेशा बड़ा होता है एक न्यूट्रल एटम से। इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको अभी देता हूं, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा। मान लीजिए एक एटम है, ठीक है, जिसकी सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, एटम है जी, इसकी सेंटर में न्यूक्लियस है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के साथ छेड़छाड़ कर रहा हूँ, है ना, यानी कि मैं इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ा रहा हूँ और इलेक्ट्रॉन का नंबर घटा रहा हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, ठीक है। प्रोटॉन का नंबर तो सेम ही है, जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन पड़े हैं, ठीक है, माने न्यूक्लियस की ताकत को तो नहीं कोई असर हुआ ना, ठीक है, न्यूक्लियस तो वैसे का वैसा ही है। अब देखिए, मान लीजिए इसके अंदर क्या है, ये सोडियम का एटम है, ठीक है, इसके अंदर 11 प्रोटॉन पड़े हुए हैं, 11 होता है ना उसका एटॉमिक नंबर, 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। मैंने क्या किया, मैंने इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, ठीक है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जब मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला तो प्रोटॉन का नंबर तो 11 ही रहा, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो गया, 10 हो गया। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में न्यूक्लियस ज़्यादा ताकतवर है ना, न्यूक्लियस क्या है, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ज़्यादा ताकतवर है। तो वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली बाउंड करके रखेगा अपने साथ, ठीक है, उसकी इंटरेक्शन बढ़ जाएगी, जिसे मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन मैंने जब निकाला, ठीक है, तो क्या हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। अब न्यूक्लियस ज़्यादा ताकतवर है तो वो क्या करेगा, सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ऐसे पकड़ के बैठा रहेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, साइज सिकुड़ गया, छोटा हो गया। लेकिन भाई क्या करूं, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन मैंने मान लीजिए बाहर से डाल दिया, नॉर्मल सोडियम का एटम है, ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, मैंने क्या किया, एक एटम बाहर से डाल दिया। हालांकि सोडियम जल्दी पकड़ता नहीं है इलेक्ट्रॉन, बट ठीक है, मैंने डाल दिया आपको समझाने के लिए। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन भरा, अब प्रोटॉन कितने थे, 11 थे, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, सिर्फ 12 हो गए, ठीक है, 11 प्लस 1 जो मैंने बाहर से डाला 12 हो गए, ठीक है। अब क्या होगा, अब होना ये है कि जो भी मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाला है, उस इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में कमज़ोर पड़ गया, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, घट गया, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट गया। पिछले केस में क्या था, बड़ा था, न्यूक्लियस की ताकत बड़ी थी, इसके केस में न्यूक्लियस की ताकत घट गई कंपैरिजन में, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट गया। जैसे ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटा, वैसे क्या हो गया, साइज
बड़ा हो गया, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन बेचारा बौखला गया न्यूक्लियस के, अरे भाई मैं किसको पकड़ूं किसको पकड़ूं किसको पकड़ूं, ठीक है। तो वो किसी के साथ भी ढंग से इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसका साइज एटम का बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट गया, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद बात करते हैं हमारे पीरियड और ग्रुप के हिसाब से जो हमारी वेरिएशंस आती हैं साइज में, उससे। एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। तो देखिए जो भी मेरा पीरियड के अलॉन्ग जब मैं बात करता हूँ, पीरियड इज दिस, ठीक है। जब मैं बात करूँगा भी कि पीरियड के अलॉन्ग एटॉमिक साइज कैसे वेरी करता है, तब मैं बताऊँगा कि साइज अलॉन्ग द पीरियड घटता रहता है, ठीक है, डिक्रीज करता है एटॉमिक साइज। रीजन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना। ध्यान से मेरी बात को समझना, जब आप एक पीरियड में, मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में बढ़िया चीज़ की, इस बार दिमाग में आ गया था कि पीरियोडिक टेबल स्टार्टिंग में लगा देते हैं ताकि वो बार बार वो ना करना पड़े, ठीक है। देखो भाई, मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये 4th पीरियड पकड़ रहा हूँ, चलिए, ठीक है, लेट से, ठीक है। मैंने क्या किया, पोटेशियम से लेके क्रिप्टन तक ये 4th पीरियड को पकड़ लिया, ठीक है। मैं पोटेशियम से शुरू कर रहा हूँ, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब मैं इधर क्रिप्टॉन तक लेके गया, ठीक है। ध्यान से एक चीज़ समझना, जैसे जैसे हम पीरियड में आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्या एटॉमिक नंबर भी बढ़ता जा रहा है ना? नो डाउट एटॉमिक नंबर भी बढ़ता जा रहा है ना। देखो पहले 19 था, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 करते करते बढ़ता गया ना। एटॉमिक नंबर बढ़ा है तो प्रोटॉन का नंबर भी तो बढ़ेगा, है ना। मतलब न्यूक्लियस की पावर, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, उसे भी बढ़ना चाहिए, है ना। क्या है, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं ना, ठीक है, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, मतलब न्यूक्लियस की ताकत बढ़ रही है। तो क्या हम क्या आसान भाषा में बोल सकते हैं कि हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, बढ़ रहा है यहाँ पे। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, तो जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे साइज घटता रहता है, ठीक है। ताकत बढ़ गई तो पकड़ के रखेगा न्यूक्लियस सबको, ठीक है, कि हाँ भाई तुम जाके दिखाओ, ठीक है। उसने सबको पकड़ के रखा है तो साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं हमारा एटॉमिक साइज छोटा होता रहता है, ठीक है। चलिए कहाँ पर थे हम, कहाँ गए, चलिए। तो देखिए वही चीज़ आ गई हमारे पास। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है इनर्ट गैसेस, ठीक है। इनर्ट गैसेस क्या होती है, जिन्हें हम नोबल गैसेस बोलते हैं। हमारा 18वां ग्रुप क्रिप्टन तक, ठीक है, मैंने क्रिप्टन यहाँ पर बताया था ना, ठीक है। ये देखिए आपने सुना होगा इसके बारे में पहले। ये आपके नोबल गैसेस होते हैं सारे, हीलियम, ठीक है, आपका नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है, जेनॉन, ये सब आपका क्या होते हैं, ये सब आपकी क्या रहती हैं, नोबल गैसेस रहती हैं। अब इनके केस में क्या होता है, इनके केस में आती है एक्सेप्शन। सर क्यों एक्सेप्शन आती है? रीज़न इज़ कि इनके अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, ठीक है, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन आता है वो वहाँ तक आते आते ही इतना इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाता है कि साइज़ को बड़ा होना ही पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए हाँ, वो लिखते होते थे ना KLMN वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपने 9th क्लास में। तो एक बार ज़रा नियॉन के लिख के देखिए या फिर किसी भी नोबल गैस के लिख के देखिए, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, है ना। उसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। सोचो ज़रा, ये आपकी वैलेंस शेल है, ठीक है। इस बेचारी एक पिद्दू सी शेल के अंदर क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन भर गए। तो 8 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से क्या होगा, उसको अपने आप ही एक्सपैंड होना पड़ेगा ऑर्बिटल को, ठीक है। जो ऑर्बिटल एक्सपैंड हुई है, ठीक है, उसकी वजह से क्या है, साइज बढ़ चुका है, ठीक है। देखिए क्या रहता है, इनर्ट गैसेस का साइज जो है वो बड़ा होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक वैन डर वाल आपकी फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। और वो क्यों जनरेट होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन शो कर देते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद में बात करते हैं हमारे ग्रुप की। तो ग्रुप में क्या रहता है, जब हम अलोंग द ग्रुप आते हैं, ठीक है, तो ऊपर से नीचे आते आते साइज बढ़ता रहता है, ठीक है। ऊपर से नीचे आते आते क्या होगा, साइज क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा। रीजन इज क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं। देखिए मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको सिखाया था कि जो शेल्स का नंबर होता है वो कौन डिसाइड करता है, वो पीरियड डिसाइड करते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई एलिमेंट जो है वो फर्स्ट पीरियड से बिलोंग कर रहा है तो उसके एटम में एक ही शेल होगी। सेकेंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है तो उसमें 2 शेल्स होंगी। थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है तो 3 शेल, फोर्थ से कर रहा है तो 4 शेल, ठीक है, फिफ्थ से बिलोंग कर रहा है तो 5 शेल्स, ठीक है। ऐसे करते रहते हैं, पीरियड डिसाइड करता है कि कितने नंबर ऑफ शेल्स होगा। अब हम चलते हैं हमारे लिथियम से लेके मान लीजिए फ्रेंशियम तक, ठीक है, लिथियम से लेके फ्रेंशियम तक चलते हैं। तो लिथियम जो है
कितने शेल वाला है? 2 शेल वाला है, ठीक है। सोडियम 3 शेल वाला, पोटेशियम 4 शेल, रुबिडियम 5 शेल, ठीक है। सीजियम 6 शेल, फ्रांसियम 7 शेल, ठीक है। तो क्या है, शेल का नंबर बढ़ गया। शेल का नंबर बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली, टेक्निकली बहुत आसान भाषा है ये, ठीक है, कि शेल का नंबर बढ़ गया तो साइज तो अपने आप बड़ा होगा ही, ठीक है। भाई एक टेनिस बॉल में और एक बास्केटबॉल में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, उसकी आउटर लेयर का ही तो फ़र्क होता है, ठीक है। उसकी टेनिस बॉल की आउटर लेयर से इतनी होती है, बास्केटबॉल की इतनी बड़ी होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, एटम का साइज भी तो बढ़ेगा। तो जब हम जाते हैं अलोंग द ग्रुप, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, लॉन्ग द ग्रुप जाते हैं, तब शेल्स का नंबर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका साइज जो है वो क्या रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। क्लियर है? चलिए भाई, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर एक बार। चलिए देखिए, साइज ऑफ एटम इंक्रीज करता है ड्यू टू डिक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल। देखिए नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए तो अपने आप ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रीजन हमने पिछले लेक्चर में देखा था इसका, कि स्क्रीनिंग इफेक्ट नाम का एक इफेक्ट होता है, ठीक है, जो कि शील्ड की तरह काम करता है इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे जल्दी मुलाकात होगी, मिलते हैं।